मैं जितेंद्र सिंह, पास्कल सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। कुछ दिनों से हम वीडियो नहीं डाल सके थे। इसका कारण था कि कुछ व्यस्त हो गए थे एजुकेशन के ही काम से। कुछ बच्चों को जो पीटी होने वाला है उस पीटी को थोड़ा बताने के लिए, थोड़ा और स्टेट से थोड़ा बाहर भी जाना पड़ गया कुछ क्लासेज लेने के लिए। तो आप जानते हैं कि स्टेट से बाहर जाने के बाद टाइम मिलता नहीं है, होटल में ठहरना पड़ता है। तो इसी कारण से वीडियो हम लोग नहीं बना पाए, जिसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। अब हम प्रयास करेंगे कि वीडियो प्रतिदिन जाए। देखिए, हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग मौर्य साम्राज्य के विषय में पढ़े थे। जब मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ तो किसका शासन आया और पतन कैसे हुआ, ये बात हम लोग मौर्य साम्राज्य के पतन में बताए थे। तो हुआ क्या कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद प्रमुख रूप से शुंग, कर्ण, आंध्र सातवाहन एवं वाकाटक वंश के शासकों का आधिपत्य रहा। कहा जाता है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद ब्राह्मण साम्राज्य का उदय हुआ। इस साम्राज्य के तहत प्रमुख शासक वंश के रूप में शुंग, कर्ण, आंध्र सातवाहन एवं वाकाटक थे। यानी कि आप देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद जो वंश शासन में आए, उनमें प्रमुख वंश थे। कौन से? तो पहला यानी कि आप जानते हैं शुंग वंश, दूसरा कर्ण वंश, तीसरा आंध्र सातवाहन वंश, उसके बाद वाकाटक वंश रहा। अब इसकी हम लोग बारी बारी से चर्चा हम लोग को करना चाहिए, क्योंकि यह पीटी के भी दृष्टि से, मेंस के भी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चाहे आप जो भी पीटी दें, चाहे वो बीपीएससी दें, चाहे वो किसी भी स्टेट पीसीएस का दे रहे हैं, दारोगा का दे रहे हैं, सचिवालय का दे रहे हैं, एसएससी दे रहे हैं, रेलवे दे रहे हैं, जो भी आप दे रहे हैं जिसमें जीएस है, उसमें इन वंशों को जानने की जरूरत है, ताकि यहां से भी क्वेश्चन उठाए जाते हैं। और देखिएगा कि यहां से क्वेश्चन जो उठाए जाते हैं, बच्चे उसको नहीं पकड़ पाते तो वो कुछ पीछे हो जाते हैं। और ये सब जो टॉपिक कर लेता है, इससे क्वेश्चन आता है बना देने पर ये आपको आगे बढ़ा देता है। तब हम लोग यानी कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद प्रमुख रूप से शुंग वंश, कर्ण वंश, आंध्र सातवाहन वंश, वाकाटक वंश, ये प्रमुख शासक वंश बने। तो अब हम लोगों को इसमें मुख्य रूप से सारे वंश के विषय में हम लोग को जानना चाहिए, ताकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले शुंग वंश से। तो शुंग वंश यानी कि आप देखेंगे कि इसकी स्थापना 185 ईस्वी पूर्व से लेकर 73 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। इस वंश की स्थापना 185 ईस्वी पूर्व में पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया
185 ईस्वी पूर्व में। इतना क्लियर हो गया। इस वंश की स्थापना यानी कि शुंग वंश की स्थापना 185 ईस्वी पूर्व में पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया और अंतिम मौर्य सम्राट जो था बृहद्रथ, उसकी हत्या करके, क्योंकि पुष्यमित्र मौर्यों का सेनापति था। मौर्य साम्राज्य का अंतिम जो शासक था उसका नाम था बृहद्रथ। ये मौर्य साम्राज्य का, बृहद्रथ जो था मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था, साम्राज्य का अंतिम शासक था। और इसी की बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग के द्वारा करके एक नई वंश यानी कि शुंग वंश की स्थापना की गई। शुंग वंश ने करीब 112 वर्षों तक शासन किया, यानी कहा जाता है कि शुंग वंश जो है करीब 112 वर्षों तक ये जो है शासन किया। महाकवि बाण ने हर्षचरित्र में लिखा है, एक महाकवि है, महाकवि आप लोग जानते होंगे, उनका नाम है बाण। इन्होंने जो है हर्षचरित्र में लिखा है कि अनार्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने अपने राजा बृहद्रथ मौर्यों को सेनाओं का निरीक्षण करते समय कुचल डाला, क्योंकि वह राज्य शपथ निभाने में असमर्थ था। इससे यह ज्ञात होता है कि मौर्य सम्राट बृहद्रथ प्रजा की रक्षा करने में असमर्थ था, क्योंकि यूनानी सेनाएं पाटलिपुत्र तक पहुंच गई थी। संभवतः शायद यही कारण होगा कि पुष्यमित्र शुंग को शुंग वंश की स्थापना में सहयोग मिला। शुंग इतिहास के विषय में हमें जो जानकारी मिलती है वह मिलती है पुराण से, बाण के हर्षचरित से, पतंजलि के महाभाष्य से, कालिदास के मालविका अग्निमित्रम, दिव्यावदान एवं तिब्बती इतिहासकार तारानाथ द्वारा मिलती है। शुंग शासकों ने विदिशा को अपनी राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र, अयोध्या एवं जालंधर इस समय के महत्वपूर्ण नगर हुआ करते थे। कहा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग करीब 36 वर्षों के शासन काल में यवनों से 2 बार लड़ा। गार्गी संहिता में वर्णित यवन युद्ध अत्यंत ही भीषण युद्ध था। संभवतः प्रथम युद्ध में यवन सेना का नेतृत्व डेमेट्रियस ने किया था। कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम में वर्णित द्वितीय यवन शुंग संघर्षों में संभवतः पुष्यमित्र शुंग के पौत्र वसुमित्र ने शुंग सेनापति का प्रतिनिधित्व किया था। यह युद्ध सिंधु नदी के तट पर लड़ा गया, जिसमें वसुमित्र ने यवन सेनापति मेनांडर को पराजित कर दिया, ऐसा जो है कहा जाता है। फिर अब देखिएगा कि मालविका अग्निमित्रम के से ही विदर्भ के साथ युद्ध का जिक्र मिलता है। यह युद्ध पुष्यमित्र के पुत्र अग्निमित्र एवं विदर्भ के गवर्नर यज्ञसेन के बीच हुआ, जिसमें यज्ञसेन का हार हो गई। इस युद्ध में शुंग सेना का सेनापति वीरसेन को नियुक्त किया गया था। बाद में विदर्भ जीतने के बाद अग्निमित्र और वीरसेन ने विदर्भ को आपस में क्या कर लिया, बांट लिया। और बांटकर एक नदी थी जिसको बरद नदी कहा गया है, बरद नदी को दोनों राज्यों के बीच का बाउंड्री लाइन मान ली गई।
स्मिथ के अनुसार संभवतः 161 ईस्वी पूर्व में, स्मिथ के अनुसार संभवतः 161 ईस्वी पूर्व में कलिग नरेश खारवेल ने अपने सुप्रसिद्ध हाथियों की सहायता से पुष्यमित्र शुंग को पराजित किया। पर यह जो तर्क दिया गया है यह इतिहासकारों के द्वारा नहीं माना गया है। उत्तर प्रदेश यानी कि अयोध्या से एक शिलालेख मिला। इस शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अपने शासन काल में 2 अश्वमेध यज्ञ किया था। अयोध्या से एक शिलालेख मिला है। उस शिलालेख से यह पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अपने शासन काल में 2 अश्वमेध यज्ञ संपन्न किया है। आप लोग को पता ही है कि अश्वमेध यज्ञ क्या होता है। अश्वमेध यज्ञ यानी कि उसमें घोड़ा छोड़ा जाता था राजाओं के द्वारा। वो घोड़ा घूम रहा है, जितना जो दूरी तक वो घूम जाएगा वो सारा जो है वो राज्य उस राजा के, जिस राजा के द्वारा घोड़ा छोड़ा गया है उसका हो जाएगा। अगर उस घोड़ा को कोई दूसरा राजा पकड़ता है तो उसके साथ युद्ध किया जाता था। यानी कि पुष्यमित्र शुंग 2 अश्वमेध यज्ञ किया था। इसकी जानकारी अयोध्या से प्राप्त शिलालेख में मिलती है। मालविका अग्निमित्रम में दोनों यज्ञों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। महाभाष्य कर्ता पतंजलि ही इन यज्ञों के पुरोहित थे। यज्ञ के उपरांत छोड़े गए घोड़ों को यवनों द्वारा पकड़ लिए जाने पर यवनों और शुंगों के बीच जबरदस्त जो है लड़ाई हुई, जिसमें क्या हुआ, यवन हार गए। कुछ विद्वान जैसे विंसेंट स्मिथ, N. घोष, N. मजुमदार, सुधाकर चट्टोपाध्याय आदि पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का विरोधी एवं ब्राह्मण धर्म का समर्थक बताया गया है। कुछ विद्वानों का मानना है कि पुष्यमित्र शुंग ने अशोक द्वारा बनवाए गए 84,000 स्तूपों को नष्ट कर दिया था। पुष्यमित्र शुंग ने पाटलिपुत्र में स्थित कुक्कुटराम विहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया, पर तीनों ही बार भयानक आकाशवाणी होने के कारण असफल हो गया। इतिहासकारों की ऐसी मान्यता है कि पुष्यमित्र शुंग एक विशाल सेना लेकर स्तूपों को नष्ट करता, विहारों को जलाता एवं भिक्षुओं को मौत के घाट उतारता हुआ शाकल पहुंचा। दिव्यावदान, आर्यमंजूश्री, मूलकल्प एवं तारानाथ के विवरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि पुष्यमित्र शुंग बौद्ध धर्म का जो है विरोधी था। RS त्रिपाठी, राजवली पांडे, जगन्नाथ नीलकंठ शास्त्री शामिल हैं। इनका मानना है कि पुष्यमित्र शुंग बौद्ध धर्म का विरोधी नहीं था। यानी कि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि पुष्यमित्र जो था बौद्ध धर्म का विरोधी नहीं था। राय चौधरी ने शुंगों के समय में विकसित बौद्ध स्मारक एवं शिल्प का वर्णन करते हैं। रामाशंकर त्रिपाठी का मानना है कि भरौत के स्तूप एवं वेदिकाएं जिन पर सुगुन मर्जे लेख उत्कीर्ण है, निसंदेह शुंग काल में निर्मित किए गए हैं। इस तरह यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि शुंग लोग बौद्ध धर्म के विरोधी होते तो उनके समय में इतने अद्भुत स्मारक न बनते। यानी कि हो सकता है कि विद्वानों में मतभेद है, ये कहना जो है उचित है या नहीं, इस पर भी विवाद है, वह बौद्ध धर्म विरोधी था कि नहीं था। जगन्नाथ, टार एवं हावेल जैसे इतिहासकारों का मानना है कि शुंगों का द्वेष भाव धार्मिक कम, राजनीतिक अधिक था। स्मिथ का मानना है कि बौद्ध विरोधी विवरण पूर्ण रूप से अविश्वसनीय नहीं है, पर इसमें अतिशयोक्ति जरूर है। इस तरह पुष्यमित्र शुंग को मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित करने एवं ब्राह्मण धर्म के पुनरुद्धार का श्रेय दिया जाता है, ऐसा इतिहासकारों का, विद्वानों का कहना है। ब्राह्मण धर्म में पुनरुत्थान के अंतर्गत
पुष्यमित्र शुंग कुछ समय पहले विलुप्त हुए अश्वमेध यज्ञ के अनुष्ठान को पुनः प्रारंभ करवाया। साथ ही भाषा एवं साहित्य के क्षेत्र में पुष्यमित्र शुंग के प्रयास से ही अष्टाध्यायी जो पाणिनि का है, जैसे ध्रुव ग्रंथ पर पतंजलि ने भाष्य लिखा, मनु ने मनुस्मृति लिखी एवं कुछ विद्वानों के अनुसार महाभारत के शांति एवं अश्वमेध यज्ञ जो पर्व है का विस्तार भी इसी काल में हुआ। अब जो है आप देखिएगा कि पुष्यमित्र के कुछ उत्तराधिकारी थे, शुंग वंश के उत्तराधिकारी, इनकी नाम जो है थोड़ा हम लोग को जान लेना चाहिए। जैसे हम प्रयास करेंगे कि इनका शासन ये सब देने का, तो शासक एक तरफ हम लोग कर लेते हैं, दूसरे तरफ जो है यानी कि शासन कितने के हैं, शासन के वर्ष लिख लेते हैं, शासन वर्ष, यानी कि अग्निमित्र हुए, इनका शासन कहा जाता है कि 148 ईस्वी पूर्व से 140 ईस्वी पूर्व, 148 ईस्वी पूर्व से 140 ईस्वी पूर्व। ये जितना है ये सब पुराणों के अनुसार है, पुराणों के अनुसार, ठीक है। उसके बाद जो है आप देखेंगे कि वसु ज्येष्ठ है, वसु ज्येष्ठ, इनका जो है काल का शासन का जो काल रहा है वो 140 से 133 ईस्वी पूर्व, 140 ईस्वी पूर्व से 133 ईस्वी पूर्व। ये भी पुराणों के आधार पर, पुराणों के आधार पर इसको भी माना गया है। उसके बाद जो है यानी कि वसुमित्र रहे हैं, वसुमित्र का शासन जो है माना गया है 133 से 123 ईस्वी पूर्व, 133 ईस्वी पूर्व से 123 ईस्वी पूर्व रहा है। ये भी जो है पुराणों के आधार पर, पुराणों के आधार पर ये भी रहा है। वसुमित्र के बाद आते हैं भद्रक, भद्रक आते हैं, इनका आप शासन देखेंगे 123 से 114 ईस्वी पूर्व, 123 ईस्वी पूर्व से 114 ईस्वी पूर्व तक। ये भी जो है पुराणों के आधार पर, पुराणों के आधार पर ये भी है। उसके भद्रक के बाद आप देखेंगे भागवत आते हैं, भागवत, इनका भी शासन आप देखेंगे कि 114 से 82 ईस्वी पूर्व, 114 ईस्वी पूर्व से 82 ईस्वी पूर्व। ये भी जो है आप देखेंगे कि पुराणों के आधार पर। उसी तरह जो है अंतिम कहा जाता है कि देवभूति था, देवभूति, देवभूति, देवभूति का जो है आप शासन देखेंगे कि 82 से 82 से 73 ईस्वी पूर्व, 82 ईस्वी पूर्व से आप देखेंगे कि 73 ईस्वी पूर्व तक माना गया है, ईस्वी पूर्व तक माना गया है। ये भी पुराणों के आधार पर। इस प्रकार आप देखेंगे कि टोटल 112 वर्ष के शासन के बाद शुंग वंश का पतन हो गया। इस तरह धर्म, साहित्य एवं कला के क्षेत्र में शुंग काल के महत्व को स्वीकारा गया है। इसकी तुलना गुप्त काल से भी की जा सकती है। आप देखेंगे कि कुछ इतिहासकार शुंग काल के विषय में कहा है कि शुंग काल गुप्त काल के स्वर्ण काल का पूर्वगामी काल था। कुछ इतिहासकारों ने कहा है कि शुंग काल गुप्त वंश के स्वर्ण काल का पूर्वगामी काल था। स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी इस काल ने एक आदर्श स्थापित किया। शुंगों के समय में ही बौद्ध स्तूपों में
लगे लकड़ी के एंगल पत्थर के जंगले में बदले गए तथा भव्य पत्थरों के द्वार निर्माण किया गया। भरौत बौद्ध स्तूप में लगे जंगलों ने निश्चित रूप से शुंगों का स्थान इतिहास में अमर कर दिया। शुंग काल के कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्मारक के रूप में पूना के निकट भज नामक स्थान पर स्थित एक विहार, भज में ही एक बड़ा चैत्य एवं चट्टान को काटकर बनाए गए स्तूप, अजंता में चैत्य कक्ष नंबर 9, भरौत में वृक्ष देवता, अमरावती में निर्मित स्तूप, बेसनगर में गरुड़ ध्वज, बोध गया का जंगला एवं नासिक के चैत्य कक्ष आदि, सांची के महान स्तूप का कटघरा भी इसी काल का है। शुंगों के समय में ही स्थापित बेसनगर गरुड़ स्तंभ तत्कालीन जो है यानी कि पहला परस्तर स्तंभ था जो ब्राह्मण धर्म यानी कि भागवत धर्म से संबंधित था। यानी कि आप देखेंगे कि ये शुंग काल का रहा है और हम लोग जो है यानी कि अगले वीडियो में हम लोग कुछ और बातें करेंगे। जय हिंद, जय भारत।